विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं एस.जे. आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर के शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। First question is, a sample of water under study was found to boil at 102 degrees Celsius at normal temperature and pressure. Is the water pure? Will this water freezes at 0 degree Celsius? Comment. वाटर लिया गया है, वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दिख रही है वो 102 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर उसका रिकॉर्ड किया गया है। तो बताना है कि क्या जो वाटर हमारे पास में अवेलेबल है वो प्योर है, क्या वो पानी 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाएगा। देन आंसर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर। कंसिक्वेंटली प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. So, the sample of water which boils at 102 degrees Celsius at normal temperature and pressure is not pure water. It will freeze below 0 degree Celsius. हम जानते हैं कि नॉर्मल वाटर हमारे पास जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और नॉर्मल वाटर हमारे पास में फ्रीज कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हमारे पास में जो वाटर का सैंपल दिया गया है वो 102 डिग्री सेल्सियस पर 102 डिग्री सेल्सियस पर वो हमारा वाटर जो है बॉईल होना स्टार्ट करता है। नॉर्मली वाटर कितना पर बॉईल होना स्टार्ट करता है, 100 डिग्री पर, लेकिन ये 102 डिग्री पर बॉईल होना स्टार्ट कर रहा है। तो इस वजह से ये जो वाटर है जब फ्रीज़ होगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ नहीं होकर के उससे कम टेम्परेचर पर फ्रीज़ होगा, क्योंकि ये वाटर प्योर वाटर नहीं है। अगर प्योर वाटर होता तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो जाता और अगर 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता, जबकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 102 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट हीट्स अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर। एक स्टूडेंट के पास में एक बीकर है जिसमें आइस और वाटर है। ही मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ बीकर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसने मेज़र किया कि हमारे पास में जो वाटर और आइस था वो टाइम के फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड करेक्टली रिप्रेजेंट द रिजल्ट? जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा ये बताना है। तो आइस और वाटर है हमारे पास में। सिंस आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम, तो इस केस में आइस और वाटर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, द टेम्परेचर वुड बी ज़ीरो। तो दोनों केस में हमारा आइस और वाटर यहाँ पर टेम्परेचर ज़ीरो होगा जब हम वाटर को उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है कम फ्रीजिंग पॉइंट पर जब होता है और जब वाटर बॉइलिंग पॉइंट के जब नज़दीक आ जाता है तो क्या होता है, लैटेंट हीट उस पर अप्लाई होता है। जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो उसका हीट नहीं बढ़ के क्या होता है, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। तो इस केस में वाटर जो है, वाटर का जो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वाटर और आइस दोनों यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा और इस केस में इसका टेम्परेचर 0 हो जाएगा। व्हेन वी हीट द मिक्सचर, एनर्जी सप्लाइड it utilized in melting the ice of the temperature does not change till all the ice melts because of latent heat of fusion। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उसमें हम फर्दर हीट सप्लाई करेंगे तो हमारा जो आइस था उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। वो टेम्परेचर जो हमने सप्लाई किया वो कहाँ गया, आइस के जो लेटेंट आइस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवर करने में वो हीट यूज़ हुआ, जिस हीट को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। ऑन फर्दर हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर वुड इंक्रीजेस। जैसे ही पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तब उसको हम हीट करेंगे तो वो जो हीट है उस हीट की वजह से वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वजह से
ये हमारा जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर हीट सप्लाई करने पे भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, और जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही हमारा वाटर जो है सारा का सारा बर्फ़ पिघल गया तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नोट किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो ग्राफ है ये ग्राफ करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 इज फिल इन द ब्लैंक्स। इवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू ए इफेक्ट। तो इवापोरेशन अगर रूम टेम्परेचर पर होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कूलिंग कहते हैं। इस इवापोरेशन की वजह से हमारे पास में रूम टेम्परेचर पर इवापोरेशन अगर होगा तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एट रूम टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ब्लैंक देन दोज विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। तो हम जानते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस जो होता है रूम टेम्परेचर पे उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पर ब्लैंक में हम फिल करेंगे स्ट्रॉन्गर। एट रूम टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस आर स्ट्रॉन्गर देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। क्वेश्चन नंबर सी इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड इन द ब्लैंक स्टेट। सबसे कम किस में इन द ब्लैंक स्टेट, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द ब्लैंक स्टेट। तो हम जानते हैं कि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स जो है वो एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज रहते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में आने के बाद में क्या होता है उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सॉलिड के कंपैरिजन में। और वहीं गैसियस स्टेट में देखेंगे तो पार्टिकल्स के बीच में किसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर लेस ऑर्डर किस में होगा, लिक्विड में, एंड उसके बाद में देयर इज़ नो ऑर्डर इन द गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर लिक्विड इस ब्लैंक में फिल होगा और यहाँ पर गैस फिल होगा। The arrangement of particles is less ordered in the liquid state. However, there is no order in the gaseous state. Question number D is blank is the change of gaseous state directly to solid state without going through the blank state. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जब गैस से डायरेक्टली किसी चीज़ में बदल जाता है। हमारे पास में एक सॉलिड है और सॉलिड गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चेंज हो गया बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए, तो ये प्रोसेस हमारा सब्लिमेशन कहलाता था। तो ये यहाँ पर फिल होगा सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट इज द phenomenon of change of a liquid into the gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation. लिक्विड जब बिना बॉइलिंग पॉइंट गेन किए हुए ही अपना स्टेट चेंज कर दे, गैसेस स्टेट में आ जाए, तो ये प्रोसेस इवापोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज मैच द फिजिकल क्वांटिटीज गिवन इन कॉलम ए टू देयर एसआई यूनिट्स इन द कॉलम बी। हमारे पास में है प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबिक, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक पर मीटर। तो इसका डेंसिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट वन इज मास किलोग्राम में मेज़र करते हैं, तो मास की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर किलोग्राम, डी का 2। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है क्यूबिक मीटर, तो हो जाएगा ई का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 इज द नॉन एसआई एंड एसआई यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन कॉलम ए एंड बी। एक कॉलम में एसआई यूनिट दिया है, दूसरा में नॉन एसआई यूनिट दिया हुआ है। मैच द यूनिट्स बिलोंगिंग टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी। जो यूनिट सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको मैच करना है। डिग्री सेल्सियस जब हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन पढ़े थे तो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। तो डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, केल्विन के बराबर, तो ए का हो जाएगा 4। फिर सेंटीमीटर लेंथ मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, तो सेंटीमीटर यहाँ पे और कौन सा है, लेंथ मेज़र करने के लिए मीटर यूज़ करते हैं, तो सेंटीमीटर बी का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर मीटर। नेक्स्ट वन इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 4, सी का 5। नेक्स्ट इज बार। बार हो जाएगा हमारा पास्कल। बार हो जाएगा पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट वन इज मिलीग्राम। मिलीग्राम किसके बराबर होगा? किलोग्राम। मास मेजर करने के लिए होता है मिलीग्राम। ये किलोग्राम बड़ा यूनिट है और मिलीग्राम छोटा यूनिट होता है। नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। कमेंट। डिफ्यूजन का एक स्पेशल काइंड है ऑस्मोसिस। कैसे, इसको बताना है। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न का एक स्पेशल काइंड होता है, ये बात सच है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जब वाटर का मूवमेंट होता है तो वो प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। अब हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन क्या होता है? हमारे पास में सपोज़ वाटर है, तो वाटर में अगर हम नमक डालें या फिर चीनी डालते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच चीनी डालें तो जितना ज़्यादा चीनी डालेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया हाई कंसंट्रेशन में। उसी तरह से अगर चीनी नहीं डाला होगा तो वहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो ये हो गया हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन में। तो कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि हमारे पास में मान लिया कि एक किशमिश है, किशमिश को जब हम वाटर में डालेंगे तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा वाटर कहाँ से जाएगा? वाटर हमारा, जैसे वाटर हमारा किसी टम्बलर में है या किसी बर्तन में हमने रखा हुआ है, तो वाटर हमारा, किशमिश में पानी नहीं था और वाटर कहाँ था? उस बर्तन में वाटर था। तो वाटर हमारा बर्तन से किशमिश में जाएगा। तो ये कहाँ गया? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में गया। तो ये हमारा प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाया। तो यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर है, इन बोथ द फिनोमेना देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स मूव करते हैं। डिफ्यूज़न, however, in the case of osmosis, the movement of solvent is through a semi-permeable membrane which is permeable only to water molecules। जबकि यहाँ पर लिखा है ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। तो ये ऑस्मोसिस कहलाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पर रेजिन का एग्जाम्पल दिए थे, तो रेजिन का जो आउटर लेयर होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होता है जो कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने देता है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट अलाउ करता है। तो ये हो गया ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया होगा। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न कैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है? सपोज़ कि आप आपने परफ्यूम लगाया, तो जिस जगह पर आपने, सपोज़ कि एक रूम में आपने परफ्यूम लगाया, रूम में कुछ लोग बैठे हुए थे, तो रूम में जैसे ही आपने परफ्यूम लगाया तो उस टाइम उसके जो पार्टिकल्स थे आसपास के एरिया में फैल जाते हैं। तो जो रूम के अंदर में है उन तक वो जो परफ्यूम है, परफ्यूम का जो स्मेल है रूम के अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उन तक पहुंच जाएगा, लेकिन बाहर लोगों तक नहीं पहुंचेगा, इमीडिएटली बाहर नहीं पहुंचेगा। तो धीरे धीरे उसके बाद में क्या होगा, टाइम, तो धीरे धीरे कुछ देर के बाद में देखोगे जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो एयर के साथ में मिक्स होकर के डिफ्यूज़ कर गए और धीरे धीरे क्या होगा, जो दूसरे रूम में भी है वहाँ तक भी परफ्यूम का स्मेल चला जाता है। तो ये हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन। जब परफ्यूम आपने स्प्रेड किया था उस टाइम आसपास के एरिया में स्पेस वो ऑक्यूपाई किया और धीरे धीरे वो क्या हो गया, लो कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पर परफ्यूम के पार्टिकल्स नहीं पहुँचे थे एयर के थ्रू, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया और मूव किया। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव किया। ये था डिफ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसको ऑस्मोसिस कौन सा है, डिफ्यूज़न कौन सा है, ये बताना है। फर्स्ट, स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन ऑन कीपिंग इन वाटर। जब किशमिश को आप पानी में रखते हो तो वो फूल जाता है। ये फिनोमिना क्या कहलाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमारा क्या होता है, वाटर से पास कर सकता है। तो किशमिश सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, किशमिश का जो आउटर स्किन है, ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है द स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग। छींकते हैं तो वायरस स्प्रेड कर जाता है, ये प्रोसेस क्या हुआ, हवा के थ्रू जा रहा है, तो ये प्रोसेस डिफ्यूज़न कहलाया। नेक्स्ट,
earthworms dying on coming in contact with common salt. तो यहाँ पे क्या हो गया, अर्थवॉर्म का स्किन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट किया, तो ये प्रोसेस यहाँ पर ऑस्मोसिस कहलाया। नेक्स्ट इज श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, ऑस्मोसिस कहलाया। शुगर का सिरप क्या था, हाई कॉन्सेंट्रेशन था, और उसके बाद में किशमिश उसमें डालोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, तो हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में गया, इसलिए ये प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाया। नेक्स्ट वन इज प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट। सॉल्ट में हम लोग पिकल्स में सॉल्ट डाल करके उसको प्रिजर्व करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी चीज़ें जो है ये स्टोर हो रही है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बेक्ड थ्रू आउट द हाउस, तो जब आप केक बनाते हो उसका स्मेल पूरे का पूरे घर में फैल जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाया, डिफ्यूज़न कहलाया। नेक्स्ट वन इज ये एयर के थ्रू हो रहा है ना, डिफ्यूज़न कहलाया। नेक्स्ट वन इज एक्वाटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, डिफ्यूज़न कहलाया। पानी में हमारा ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा डिफ्यूज़न कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ वाटर एज आइस हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट। वाटर जब आइस के फॉर्म में रहता है तो उसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, वेयर एज वाटर एज स्टीम मे कॉज सेवर बर्न्स, जबकि वाटर स्टीम के फॉर्म में होता है तो हमारा स्किन जो है जल जाता है। एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस, इसको बतलाना है। इन केस ऑफ आइस द वाटर molecules have low energy, while in case of steam the water molecules have high energy। आइस के फॉर्म में जब रहता है वाटर तो उसकी एनर्जी लो होती है, और जब स्टीम के फॉर्म में होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होती है। द हाई एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन स्टीम इज ट्रांसफॉर्म्ड एज हीट एंड मे कॉज बर्न्स, तो ये जो हाई एनर्जी है स्टीम के फॉर्म में जब आपके हाथ तक पहुंचती है तो बर्निंग वहाँ सेंसेशन आपको फील होता है। On the other hand, in case of ice, the water molecules take energy from the body and thus gives us cooling effect। जबकि आप आइस के केस में लोगे तो वाटर को जब आप स्किन पर रब करोगे तो क्या होता है, वाटर आपकी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और इस वजह से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे, ये जो स्टीम था, स्टीम क्यों बर्न किया, क्योंकि यहाँ पर स्टीम में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी इंक्लूडेड था, इसलिए यहाँ पर स्टीम का जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलका वॉज मेकिंग टी इन केटल। अलका केटली में टी बना रही है, चाय बना रही है। सडनली शी फेल्ट इंटेंस हीट फ्रॉम द पफ ऑफ स्टीम गशिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ केटल। अचानक यहाँ से देख रहे हैं स्टीम यहाँ पर इसको दिखाई दिया। शी वॉन्डर्ड whether the temperature of the steam was higher than that of water boiling in the kettle, तो क्या स्टीम का टेम्परेचर हाइयर है, वो ये सोच रही थी। द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। जब स्टीम ये बाहर निकला और पानी जब गर्म होगा, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन स्टीम के पास में ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि स्टीम के पास में ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, तो स्टीम के पास में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में एक और एनर्जी स्टोर रहती है, वही लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज़ 100 डिग्री सेल्सियस बट स्टीम हैज़ मोर एनर्जी बिकॉज ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर is kept in a freezer compartment of refrigerator। रेफ्रिजरेटर में ग्लास टम्बलर को रखा जाता है। if you could measure the temperature of the content of tumbler, which of the following graph would correctly represent the change in its temperature, तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है वो आपको बताना है। तो वाटर है, वाटर इनिशियली क्या होगा, जब उसको बर्फ़ में आप जमाएंगे तो इनिशियली उसका टेम्परेचर जो है वो कम होना स्टार्ट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट पर आने के लिए वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होगा। नॉर्मल वाटर रहेगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, जब फ्रीज में डालोगे धीरे धीरे वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर आएगा, धीरे धीरे उसका फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा और उसके बाद में वो बर्फ़ में चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक कि वाटर फ्रीज़ नहीं हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर जो है
एक बार फ्री जो फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गया, उसके बाद में क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे और गिरने लगता है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखा रहा है इनिशियली, ये देखिए क्या हो रहा है कि कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, 0 डिग्री तक आया, और यहाँ पर इस केस में यहाँ पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, और जैसे ही ये ओवरकम कर लिया तो यहाँ इसके बाद में अचानक से इसका स्टेट चेंज हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। द वाटर विल कूल इनिशियली टिल इट रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस द फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस यानी फ्रीजिंग पॉइंट तक आने तक यहाँ पर वाटर कूल हो रहा है यानी ठंडा हो रहा है। तो ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ दिख रहा है ये इसके लिए है। एट दिस स्टेज द टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट टिल द वाटर विल फ्रीजेस। जब तक फ्रीज नहीं हो जाएगा तब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आफ्टर दिस टेम्परेचर वुड फॉल अगेन, और इस टेम्परेचर के बाद में फिर से उसका टेम्परेचर लो होने लगेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज look at figure 1.3 and suggest in which of the vessel A, B, C और D the rate of evaporation will be highest। किस में rate of evaporation highest होगा। ये हमारे पास में 3 बक्स से हैं, 3 हमारे पास में कंटेनर्स है। पहला इस तरह से है और यहाँ पर इसको ढक दिया गया है D में, और यहाँ पर फ़ैन मूव कर रहा है, यहाँ पर मूविंग फ़ैन के नीचे इसको रखा गया है। तो देखने से पता चल रहा है सी केस में, सी नंबर जो हमारा है इसमें इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इवापोरेशन बिकॉज इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। ऑल्सो विद द इंक्रीज इन एयर स्पीड, यहाँ पर एयर यहाँ पे फ़ैन चला दिया गया तो यहाँ पे एयर का स्पीड भी इंक्रीज़ हो गया। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर विल मूव अवे विद द एयर विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड से वेपर में चेंज हुआ कोई सब्सटेंस तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाया। नेम द टर्म यूज टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड। जब वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस डिपोजिशन कहलाता है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन फ्यूज़न कहलाता है। व्हाट इज़ मेंट बाय लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, the amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid at 1 atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। latent heat of fusion क्या होता है, एक सॉलिड है, सॉलिड को हम जब हीट करते हैं तो उसको हीट किए तो सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के बीच में जो हम एनर्जी सप्लाई किए वो एनर्जी सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो सॉलिड का जो के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको ओवरकम करने के लिए वो हीट का यूज़ होता है। हीट सप्लाई करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। और ये जो हीट है वो यूज़ हो रहा है किस चीज़ के लिए, उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए इस हीट का यूज़ हो रहा है। और ये हीट तब तक यूज़ होगा जब तक कि सारे के सारे बर्फ़ जो है वो पूरे का पूरा पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। जब पानी में कन्वर्ट हो जाएगा तब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, लेकिन इस स्टेज में टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है। तो ये हमारा जो हीट हमने सप्लाई किया जहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ लेकिन वो टेम्परेचर का यूज़ उसके बीच के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे उसको ओवर करने में यूज़ हुआ, ये हीट हमारा कहलाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन। यदि कोई भी डाउट हो तो डीयू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट डीयू। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।